बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। लास्ट लेक्चर जो था हमारा, हमने वो अंडरस्टैंड किया था अबाउट द ब्लॉक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स, मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स, सम कॉमन ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो उस टॉपिक के बाद अगर आप बुक का नेक्स्ट पेज ओपन करें तो आपको वहाँ पर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ और पीरियोडिसिटी के हवाले से नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो नज़र आता है। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो पीरियोडिसिटी और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के हवाले से है। पीरियोडिसिटी क्या है, इसकी डिटेल में जाने से पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि जब हमने पीरियोडिक टेबल बनाया और आपने देखा कि कितनी उसमें स्ट्रगल जो है वो इन्वॉल्व है, डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट टाइम्स में आकर काफ़ी रोल प्ले किया और तब जाकर हम ये फाइनल फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है वो बनाने में कामयाब हुए हैं। तो उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बना लेने के बाद अब क्या क्या बेनिफिट्स जो हैं वो हम उससे गेन कर रहे हैं। तो उन बेनिफिट्स में एक बेनिफिट जो है वो पीरियोडिसिटी भी है। पीरियोडिसिटी क्या है कि किसी भी प्रॉपर्टी को प्रिडिक्ट करने की सलाहियत। जैसा कि मैंने आपको लेक्चर 1 में भी एग्जांपल दी थी कि क्लास में हम रोल नंबर अलॉट कर देते हैं स्टूडेंट्स को, और अगर हम रोल नंबर इस सेंस में अलॉट करें कि जी जो सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला बच्चा है प्रीवियस क्लास में जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स थे वो रोल नंबर 1 है, फिर उसके बाद जिसके सेकंड नंबर पर थे वो रोल नंबर 2 है, 3 है, तो हम बड़ी आसानी के साथ रोल नंबर के हवाले से बच्चे की जो मेंटल कैपेबिलिटी है उसको गैस कर सकते हैं कि इस रोल नंबर के साथ बच्चा जो है वो कितने मार्क्स जो है वो प्रीवियस क्लास में लेकर आया होगा, यानी हम प्रिडिक्ट करने के काबिल हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह पीरियोडिसिटी जो है वो हमें इस काबिल बनाती है कि हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को प्रिडिक्ट कर सकें, उनके बारे में हम पेश गोई कर सकें कि ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट एलिमेंट्स में किस तरह से वेरी करती हैं। तो यहाँ पर एक सिंपल सी डेफिनेशन जो है वो पीरियोडिसिटी की मौजूद है कि ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज इन सर्टेन प्रॉपर्टीज अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल दैट कैन बी प्रिडिक्टेड इजीली। ऐसी प्रॉपर्टीज जो पीरियोडिक टेबल में रहते हुए या तो ग्रेजुअली इंक्रीज करती हैं या ग्रेजुअली डिक्रीज करती हैं पीरियोडिक टेबल में, और उनको हम बाआसानी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो ये सलाहियत जो है वो पीरियोडिसिटी कहलाती है। तो ये पीरियोडिक टेबल की एक सक्सेस है, एक बहुत बड़ा उसका बेनिफिट है कि हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनके ट्रेंड्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो किस तरह से पीरियोडिक टेबल में मौजूद हैं और एलिमेंट्स जो हैं वो किन प्रॉपर्टीज़ का मुजाहरा करते हैं। तो ये सारी जो प्रेडिक्शन है इसको ओवरऑल हम पीरियोडिसिटी का नाम देते हैं। तो हमारे सिलेबस में कुछ ऐसी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ शामिल हैं जिनको हम 1 to 1 डिस्कस करेंगे। तो आज जो सबसे पहले हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टी को डिस्कस करना है वो है एटॉमिक साइज, या इसे हम एटॉमिक रेडियस भी कहते हैं। तो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस को डिफाइन करने के 2 तरीक़ाकार हैं। एक तो तरीक़ाकार डायग्राम से आपको शो किया हुआ है कि आप देख सकते हैं कि ये 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और ये आपस में कोवलेंटली बॉन्डेड है। इनको आप ये कह सकते हैं कि होमोन्यूक्लियर ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें दोनों एटम जो हैं वो एक जैसे हैं। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होगा, यहाँ पर दूसरे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होगा, इनका ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहलाएगा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इसको आपने हाफ कर देना है, तो अब वो कहलाएगा द हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। तो ये डेफिनेशन जो है वो स्क्रीन पर मौजूद है कि ये 2 एटम्स जो कि आपस में बॉन्डेड हैं, उनका बॉन्ड बनाना जो है वो शर्त है, और दूसरी शर्त ये है कि वो होमोन्यूक्लियर हों, यानी कि दोनों एक ही तर्ज के एटम हो। हाइड्रोजन है तो दूसरा एटम भी हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन है तो दूसरा भी ऑक्सीजन हो, तो उनके न्यूक्लियस का जो दरमियान वाला फासला है जिसे हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं, उसको जब हम हाफ कर देंगे तो वो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस कहलाएगा। ये डेफिनेशन है। दूसरी इससे क्वाइट सिंपल है, उसमें आप ये कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये भी एक ज़रा इजी डेफिनेशन हो जाती है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से कि न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का दरमियानी फासला जो है वो हमारे पास एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस कहलाता है। और एटॉमिक साइज जो है ये एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। पीरियोडिक प्रॉपर्टी जैसे पहले भी मैंने हवाला दिया कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं या उसके ट्रेंड्स के बारे में हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं सिंपली बाय यूजिंग पीरियोडिक टेबल। यानी कि अगर हमें ये बता दिया जाए कि एक एलिमेंट जो है वो पीरियोडिक टेबल के इस ग्रुप में है
और एक जो है वो इस ग्रुप में है, तो हम दोनों के साइज का कंपैरिजन दे सकते हैं। हमें ये बता दिया जाए कि इस ग्रुप में एलिमेंट्स के साइजेस जो हैं वो बढ़ेंगे या कम होंगे, तो हम पीरियोडिक टेबल की मदद से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। तो आपने सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन करनी है, दोनों कर लें, नहीं तो कोई एक जो आपको इसमें इजी फील होती है आप वो डेफिनेशन जो है वो इसकी अंडरस्टैंड कर लें और याद कर लें। तो सबसे पहले हम इससे पहले कि हम इसके ट्रेंड्स की तरफ जाएं, एक इसमें से शार्ट क्वेश्चन और अराइज करता है कि एटॉमिक साइज को मेजर करना मुश्किल क्यों है। आपको पता है कि ये बहुत ही जदीद दौर है और इसमें जो तरक्की है वो बहुत ज़्यादा जो है वो साइंस कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद अभी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम श्योर नहीं होते। जैसा कि फर्स्ट ईयर में भी हमने देखा था कि अभी तक हम एटम को देखने में कामयाब नहीं हो सके और अभी भी हम एविडेंसेस पर जो है वो रिलाय करते हैं। तो इसी तरह हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स आ गई हुई हैं जिससे हम एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस मेजर कर सकें, लेकिन सम टाइम वी फील प्रॉब्लम टू मेजर एटॉमिक रेडियस एक्यूरेटली। इसकी कुछ जेन्युइन रीजन है, तो वो जेन्युइन रीजन यहाँ पर वन बाय वन जो है वो डिस्कस की हुई हैं। तो सबसे पहले ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने इसी तरह एज सच लिख लेना है कि व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड एटॉमिक रेडियस एक्यूरेटली, कि 100% एक्यूरेसी के साथ हम एटॉमिक साइज जो है वो क्यों मेजर करने में अभी तक कामयाब नहीं हो रहे। और अक्सर वर्ड इसके साथ लिखा जाता है अप्रोक्सीमेटली, होगा तो करीब करीब ही, लेकिन व्हाई नॉट 100%। तो उसमें सबसे पहला रीजन अगर आप देखें वो ये है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन नेवर बिकम्स इक्वल टू 0 इवन एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट पर जाना पड़ेगा। ऑर्बिटल में हमने ये कहा था कि ये स्पेस या रीजन है अराउंड द न्यूक्लियस जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस 95% है। ये चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर में हमने डिस्कस किया था। द स्पेस आर रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर एन इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड विद 95% चांसेस। तो अब 5% वहां पर देखें आप, हम श्योर नहीं है। ऑर्बिटल लेवल जो है वो आखिरी लेवल है, उससे आगे तक अभी हम इलेक्ट्रॉन के नहीं पहुंच सके। तो 95% प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के होने की, 5% चांस ऑफ एरर ऑलरेडी है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के मौजूद होने या ना होने के बारे में हम 95% एक्यूरेसी से तो कह सकते हैं, 100% एक्यूरेसी से अभी तक नहीं कह सकते। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से हम अभी तक जो है वो 100% श्योर नहीं है। अगर हम फर्ज कर लें कि ये श्योर हो जाए कि जी न्यूक्लियस ये है और इलेक्ट्रॉन ये है, तो इस फासले को फिर हम डेफिनेटली एक्यूरेसी से मेजर करने में कामयाब हो जाएंगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चूंकि अभी तक हम 95% प्रोबेबिलिटी पे हैं और इसीलिए फिर 5% का जो है वो हम अभी तक एरर जो है वो बियर करते हैं। और दूसरी जो इसकी रीजन है, द रिपल्शंस क्रिएटेड बाय द नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट मेजरिंग साइज एक्यूरेटली। अब आपको पता है कि एटम्स एक दूसरे के क्लोज मौजूद होते हैं, साथ साथ मौजूद होते हैं, तो डेफिनेट सी बात है, यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ मसलन ये दो ही एटम आप लगाने, ज्यादा ना लगाएं, तो इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर तादाद इससे भी ज्यादा है एटम्स की फिर तो रिपल्शन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो अब रिपल्शन से क्या होगा कि जब दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो उनका फासला जो है वो डाइवर्ट होगा, न्यूक्लियस से चेंज आएगा थोड़ा बहुत, उस चेंज आने की वजह से फिर हम एटॉमिक साइज को एक्यूरेटली मेजर करने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो इस हवाले से ये दो लॉजिक्स आप इसमें लिखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपको ये पेपर में अपीयर होता है तो इसी वर्ड्स में होगा, मिलते जुलते वर्ड्स होंगे। व्हाट इज डिफिकल्ट टू मेजर एटॉमिक रेडियस और साइज एक्यूरेटली। तो आप दो इसमें आंसर लिखेंगे, दो रीजंस लिखेंगे कि एक तो आप ये कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन नेवर बिकम इक्वल टू 0, कि एक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस अभी तक चूंकि 100% पे नहीं पहुंचे हम, इसलिए ये एक लॉजिक है। और दूसरा कि जो नेबरिंग एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शंस काज करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से फासला जो है वो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है और हम इसको एक्यूरेटली मेजर करने में कामयाब नहीं हो सकते। उसके बाद जरा आगे चलते हैं ट्रेंड्स की तरफ, कि एटॉमिक साइज जिसको अभी हमने कहा कि ये एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो वो प्रिडिक्ट हम करने लगे हैं। दो तरह की प्रिडिक्शंस जो हैं वो प्रॉपर्टीज की हम देते हैं। एक प्रिडिक्शन हम देते हैं ग्रुप्स में और दूसरी प्रिडिक्शन देते हैं पीरियड्स में। जब भी हमने ग्रुप को प्रिडिक्ट करना है वो हमने फ्रॉम टॉप टू बॉटम करना है, कभी भी हमने ग्रुप को डाउन साइड से अपवर्ड प्रिडिक्ट नहीं करना।
हमेशा ग्रुप में जब भी कोई प्रोडिक्शन हमने देनी है प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज के हवाले से, तो फर्स्ट एलिमेंट से टूवर्ड्स द लास्ट वन हमने देनी है। इसको हम लफ्ज यूज करेंगे टॉप टू बॉटम। इसी तरह जब हम किसी भी पीरियड के हवाले से बात करेंगे तो वो लेफ्ट टू राइट, नॉट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो जब भी दो ट्रेंड आएंगे, एक ग्रुप में आएगा और दूसरा पीरियड में आएगा, तो वो ट्रेंड इस तरह से आएगा कि टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप एंड लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। तो इस हवाले से सबसे पहले जो डिस्कशन की हुई है वो एटॉमिक साइज की विद इन अ ग्रुप है, एक ग्रुप में। तो जैसा कि हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं वो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर मौजूद हैं। तो जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करते हैं, जैसा कि यहाँ पर अगर हम देखें हाइड्रोजन है, फिर लिथियम की तरफ मूव करते हैं, सोडियम की तरफ मूव करते हैं, तो आप देखें कि इनका एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज करेगा। एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा तो उसके साथ साथ इनमें एक शेल भी ऐड अप होता है, और शेल जब ऐड अप होता है तो डेफिनेटली न्यूक्लियस से और वैलेंस शेल से फासला भी बढ़ता है। तो इन सिंपल वर्ड्स हम कहते हैं कि किसी भी ग्रुप में जब हम मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। और उसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि एटॉमिक नंबर के बढ़ने के साथ साथ जो है वो नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ते हैं, जिसकी वजह से जो फासला है न्यूक्लियस का और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का वो भी इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर ये कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, या आपने याद नहीं करनी, एक या दो एलिमेंट्स की आप फॉर एग्जांपल के तौर पर याद कर सकते हैं। मसलन ये लिथियम है, ये 152 है, और इसी तरह अगर आप सीजियम देखें तो ये 265 पिकोमीटर है। तो ये आप डाउन द ग्रुप देखें तो तमाम एलिमेंट्स में ये एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। तो इस तरह से इसकी रीज़न क्या है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। पूरा एक सिंपल पैराग्राफ दिया हुआ है कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर, एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज द नंबर ऑफ शेल आल्सो इंक्रीज। जब नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो दूर मूव करेगा न्यूक्लियस से, जिसकी वजह से एटम का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद अब हम दूसरे ट्रेंड की तरफ आते हैं कि what happens to the atomic radius across the period। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि across the period जब आपने मूव करना है तो लेफ्ट टू राइट आपने हमेशा स्टडी करनी है। यानी कि हम सोडियम से मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गॉन की तरह मूव करेंगे। तो ये सर्कल्स आपको इंडिकेट कर रहे होंगे कि इस तरह मूव करते हुए एटम का साइज जो है वो श्रिंक कर रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो इसकी लॉजिक जो है वो यहाँ पर एक पैराग्राफ की सूरत में मैंने आंसर लिखा हुआ है। तो वो बड़ा सिंपल सा आंसर है कि जब हम पीरियोडिक टेबल में अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर तो बढ़ता है लेकिन नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ते। यानी कि जितने नंबर ऑफ शेल सोडियम में होंगे उतने ही नंबर ऑफ शेल मैग्नीशियम में, उतने ही एल्यूमिनियम में, उतने ही सिलिकॉन में। तो नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट रहते हैं। अब नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट रहने से क्या होता है कि ग्रेजुअली एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ने का मतलब आपको पता है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से एटम का साइज जो है वो स्मॉलर एंड स्मॉलर जो है वो होता चला जाएगा। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे होते, साथ साथ नंबर ऑफ शेल भी बढ़ रहे होते, जैसा कि एक ग्रुप के केस में होता है, तो फिर भी हमें वही ऑब्जर्वेशन आती कि इस तरह भी एटॉमिक साइज इंक्रीज ही करता। लेकिन चूंकि यहाँ पर नंबर ऑफ शेल्स वही हैं, 3 है, तो तमाम एलिमेंट्स में जो एक पीरियड में 3 है, 4 हैं तो तमाम में 4 हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने से वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, पुल क्लोजर एंड क्लोजर, और खींचने से जो एटम का साइज है वो श्रिंक हो जाता है। इसलिए हमें यहाँ पर इंटायरली अपोजिट ट्रेंड मिलता है। तो ये 2 ट्रेंड हमारे पास बनते हैं। ये 2 शार्ट क्वेश्चन की सूरत में जो है वो पेपर में अपीयर होते हैं। पहला सवाल वो पूछ सकता है कि वाई एटॉमिक साइज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। तो आप वही लॉजिक जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया वो इस ग्रुप में वैल्यूज के साथ लिख दें, या जस्ट वैसे ही उसकी रीजन लिख दें, एनफ होगा कि जैसे जैसे हम किसी ग्रुप में मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज में इजाफा हो जाता है। ये प्रीवियस स्लाइड पर जो है वो आपको मिल भी जाएगा आंसर। और इसी तरह दूसरा सवाल ये बनेगा कि वाई एटॉमिक साइज डिक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड। तो आप उसमें यही लॉजिक दे सकते हैं कि किसी भी पीरियड में जब हम मूव करते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी एटॉमिक नंबर तो बढ़ता है लेकिन नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं करते, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज ग्रेजुअली इंक्रीज करता रहता है और वो न्यूक्लियर चार्ज जो है
वो इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और जिसकी वजह से एटम का साइज श्रिंक हो जाता है। तो ये दो ट्रेंड जो हैं वो एटॉमिक साइज के हवाले से जो है वो एज ए शॉर्ट क्वेश्चन, और अगर वो एक सिंपल प्रॉपर्टी पूछा जाए कि व्हाट इज एटॉमिक साइज डिस्कस ट्रेंड्स, तो वो आप दोनों ट्रेंड्स इसमें अलग-अलग मेंशन करेंगे। तो ये एक ऐसे टाइप क्वेश्चन में यानी 4 नंबर के सवाल में भी वो इसको पूछ सकता है। तो ये एक सिंपल सी समरी है, ये आपको सिंपल एक्सप्लेन कर देगी कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज हो रहा है पीरियोडिक टेबल में, और किसी भी ग्रुप में डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये सिंपल आपको रिमेंबर करवाने के लिए कि किस तरफ को एटॉमिक साइज जो है वो बढ़ता है और किस तरफ को कम होता है। उसके बाद हम चलते हैं आयोनिक रेडियस की तरफ। आयन क्या होता है, इसको हम चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर में भी डिफाइन कर चुके हैं कि जब किसी भी एटम से हम इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं या उसको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपली हमने इसको डिफाइन किया था, चार्ज्ड एटम इज कॉल्ड एन आयन। जब किसी एटम में कोई चार्ज आ जाता है तो उसे हम आयन कहते हैं, और ये चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन की रिमूवल से भी आ सकता है और इलेक्ट्रॉन की एडिशन से भी आ सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो वो कैटाइन बन जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन एड अप होगा तो वो एनाइन बन जाएगा। तो यहां पर आयन में दोनों के हवाले से उसने एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो मौजूद है हमारे लिए। तो सबसे पहले वो केटाइन की बात कर रहा है। केटाइन अभी हमने डिफाइन किया कि केटाइन इज फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम। जब भी हम किसी न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो वो केटाइन या पॉजिटिव आयन बन जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो केटाइन के हवाले से आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है कि वाई केटाइन इज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। ये बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है और तकरीबन हर साल ये लाजमी आता है, यानी कि इसको आपने पक्का सवाल समझना है 2 नंबर के लिए कि केटाइन जो है वो पेरेंट एटम से स्मॉलर क्यों होता है। तो इसकी 2 रीजन जो हैं वो मौजूद हैं, ये दोनों मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। पहली रीजन की तरफ चलते हैं। तो कहता है जी केटाइन इज फॉर्म ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी हमने बात की। फिर कहता है सो इट्स द नंबर ऑफ शेल्स डिक्रीज एंड एटॉमिक साइज गेट रिड्यूस। जब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसके साथ साथ वो जिस शेल में मौजूद था वो भी खत्म हो जाएगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ आउटर मोस्ट शेल, कि जब इलेक्ट्रॉन चला गया साथ उसके शेल वो भी खत्म हो गया। तो शेल के खत्म होने से डेफिनेटली जो साइज है एटम का वो श्रिंक हो जाएगा, और इस वजह से जो है वो केटाइन जो है वो पेरेंट एटम से स्मॉलर होगा। इसी तरह दूसरा जो पॉइंट है कि फर्ज करें अगर ऐसी सिचुएशन है कि इलेक्ट्रॉन तो रिमूव हुआ है लेकिन शेल वहीं पर है, तो फिर भी साइज श्रिंक ही होता है। तो वो क्यों होता है, तो वो हमने यहाँ पर लिखा है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन काजेज इम्बैलेंसमेंट इन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशो। आपको ये पता है कि न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो तादाद है वो बराबर होती है, लेकिन जब आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो अब एक इलेक्ट्रॉन तो कम हो गया, तो प्रोटॉन एक यानी बढ़ गया। तो अब जो बड़े हुए प्रोटॉन है वो क्या करेंगे कि वो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से एटम का साइज जो है वो श्रिंक हो जाएगा। तो 2 रीजन आप इसमें मेंशन करेंगे, एक कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ आउटर मोस्ट शेल, कि इलेक्ट्रॉन के जाने से ये भी हो सकता है कि शेल ही खत्म हो जाए। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन था या 2 इलेक्ट्रॉन थे तो दोनों चले गए, शेल भी खत्म हो सकता है। और अगर शेल खत्म नहीं हो रहा तो दूसरी लॉजिक जो है वो अपना रोल प्ले करती है, एंड दैट इज द इम्बैलेंसमेंट इन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशो, के इम्बैलेंसमेंट आ जाती है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशो में, यानी कि इलेक्ट्रॉन जाने से इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो 1 या 2 जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो प्रोटॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेंगे, जिसकी वजह से एटम का साइज श्रिंक हो जाएगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है सोडियम की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोडियम में पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर 8 इलेक्ट्रॉन है, फिर 1 इलेक्ट्रॉन है। जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, अब बाकी इसके पास पहला शेल भी मौजूद है और दूसरा भी मौजूद है, तीसरे में था ही 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो लॉस हो गया। तो इसलिए सोडियम आयन जो है वो लार्जर साइज का है और जो सोडियम का आयन है वो स्मॉलर साइज का है। तो बुक में इसकी वैल्यू भी दी हुई है, 157 पिकोमीटर होता है सोडियम, और सोडियम आयन जो है वो 95 पिकोमीटर होता है। तो यहाँ पर शेल ही लॉस हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है एनाइन। एनाइन अभी हमने देखा कि एनाइन जो है वो नेगेटिव आयन है और ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो इसका सवाल कुछ यूं बनेगा कि रेडियस ऑफ एनाइन इज ऑलवेज लार्जर देन इट्स पेरेंट एटम वाई। केटाइन स्मॉलर था जबकि एनाइन हमेशा जो है वो पेरेंट एटम से लार्जर होता है, और क्यों होता है। तो इसमें भी बड़ी आसान सी जो है वो लॉजिक इन्वॉल्व है
कि हम ये लिखेंगे कि एनाइन इज फॉर्म बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन एक गेन हो जाएगा तो फिर अब एनाइन में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ जाएगी और न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा टू अट्रैक्ट दोज इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बात जो है वो सिंपल आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। तो कहता है जी द साइज ऑफ anion is larger than its parent atom because anions are formed due to the gain of electrons. When the electron increase, जब एक ऐड हो जाए या उसके बाद दूसरा भी ऐड कर देते हैं, there are still the number of protons. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो उतने ही है क्योंकि प्रोटॉन तो ऐड नहीं हो रहे। The attractive forces thus reduced as there are the same number of protons attracting an increased number of electrons. क्लियर होगी ना बात कि प्रोटॉन तो उतने ही है, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो अब जो न्यूक्लियर चार्ज है या आप इसको कह सकते हैं अट्रैक्शन जो प्रोटॉन्स ने करनी है इलेक्ट्रॉन को वो कम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स पर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो टाइटली बाउंड नहीं रहेंगे और इस वजह से साइज जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। ये उसने एग्जांपल दी हुई है कि क्लोरीन में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो क्लोराइड आयन बनता है और क्लोराइड आयन में साइज का बड़ा फर्क है। क्लोरीन 99 पिकोमीटर है और क्लोराइड आयन जो है वो 181 पिकोमीटर है। तो इस तरह से ये क्लोराइड जो है वो हमेशा लार्जर देन द क्लोरीन होगा। उसके बाद है जी ट्रेंड की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इसका ट्रेंड जो है वो एज सिंपल है कि आयोनिक साइज जो है वो भी उसी तरह डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज करता है और अक्रॉस द पीरियड जो है वो डिक्रीज करता है। सिंपल सी बात है कि कोई अगर एटम जो है वो लार्जर साइज का है तो उसका बनने वाला केटाइन भी लार्जर साइज का होगा और अगर कोई आयन ही स्मॉलर एटम ही स्मॉलर साइज का है तो उसका बनने वाला केटाइन भी स्मॉलर साइज का होगा। तो इसके ट्रेंड में कोई खास चेंज नहीं आती। बाकी एक्सेप्शंस जो हैं वो हर जगह पर मौजूद होती हैं, लेकिन वो जब डिस्कशन में आएंगी एक्सेप्शंस तो हम वहाँ पर ही उसको डिस्कस करेंगे। अभी हमने सिर्फ ये ज़हन में रखना है कि जिस तरह से एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज करते हैं वैसे ही आयोनिक साइज भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करते हैं और जिस तरह से अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज करता है एटॉमिक साइज उसी तरह से आयोनिक साइज भी डिक्रीज करता है। तो ये जो आज का हमारा टॉपिक था यहाँ पर तकरीबन ख़त्म हो गया। इसमें अगर आप देखें तो हमने पीरियोडिसिटी और पीरियोडिक प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड किया है एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। तो अब आप बच्चों ने इसमें याद क्या क्या करना है, एक तो आप एटॉमिक साइज की जो है वो डेफिनेशन याद करेंगे सबसे पहले। उसके बाद आप ये ट्रेंड, दो ट्रेंड अगर आप देखें हमने अलग अलग डिस्कस किए, ग्रुप में क्या ट्रेंड है और पीरियड में क्या ट्रेंड है। ये दोनों एक अलग अलग से आएंगे तो एक शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में होंगे और अगर वो इकट्ठे ट्रेंड्स पूछ लेगा तो वो एक लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में उसको पूछेगा। उसके बाद फिर हम मूव किए टूवर्ड्स द आयोनिक रेडियस। तो आयोनिक रेडियस में दो शॉर्ट क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के, एक के टाइम जो है वो स्मॉलर क्यों होता है और दूसरा ये कि एनाइन लार्जर क्यों होता है। दोनों की अलग अलग रीजन जो हैं वो हमने अंडरस्टैंड किए हैं। और इसी तरह लास्ट में जो ट्रेंड्स हैं कि आयोनिक रेडियस जो है उसका ट्रेंड क्या है, तो मैंने आपको बताया कि इसका सेम ट्रेंड है जैसा कि साइज़ का है कि डाउन द ग्रुप जो है वो आयोनिक साइज जो है वो इंक्रीज होता है और अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी है, उसके साथ अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। तो तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें और अगर आपको कोई भी इस टॉपिक में चीज़ पूछनी है तो अब आपके पास आपका पोर्टल मौजूद है, वहाँ पर आप वो क्वेश्चन अपना प्लेस कर देंगे तो इंशाल्लाह एज अर्ली एज पॉसिबल वो आंसर मैं कर दूंगा ताकि आप अपना टॉपिक या लेक्चर जो है वो रिमेंबर कर सकें। तब तक घरों में रहिए, सेफ रहिए और ऑनलाइन स्टडीज़ के ज़रिए अपने जो लेक्चर्स हैं वो अटेंड करके अपने नॉलेज को अपडेट करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।